आधार पर। पहला पढ़ा था हमने उपयोगकर्ता के आधार पर। तो उपयोगकर्ता के आधार पर दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक जिसको केवल एक यूज कर पाता है उसे कहते हैं सिंगल यूजर, जिसको एक से ज़्यादा कर पाते हैं उन्हें कहते हैं मल्टी यूजर। सीधा सीधा। चलो, सबसे पहला जो प्रकार पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे यूजर्स, उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर। यही पढ़ा था ना। तो पहले लिखा था ना उपयोगकर्ता की संख्या के, हेडिंग डाल दो उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर। पहली हेडिंग डाल दो उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर। उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर। उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर। आधार पर। इसमें पहला टाइप लिखो सिंगल यूजर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार मत लिखो, ओएस लिख दो, है ना। इंग्लिश में ओएस लिख दो। सिंगल यूजर ओएस। सिंगल यूजर ओएस। इसमें लिखो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में एक ही उपयोगकर्ता, एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। कार्य कर सकता है। ठीक है। उदाहरण लिखो एंड्रॉयड विंडो। एंड्रॉयड विंडो। एंड्रॉयड या विंडो। चलो, अब हेडिंग डाल दो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला लिखो, सिंगल यूजर तो हो गया, अब लिखो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो तुम्हारे साथ जो बच्ची आई थी कल, क्या कह रही, क्या कह रही, जान पहचान की थी? अच्छा, पूछा नहीं कैसा लगा? क्या बोली? चलो ठीक है। चलो, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बच्चे अभी लिखो उसमें। इसमें बोल क्या लिखा? नहीं नहीं, उसमें क्या लिखा था पहली शुरुआत में? हाँ, तो वही लिखो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इस ऑपरेटिंग सिस्टम, हेडिंग डाल दी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अच्छा, मेरे सत्य के प्रयोग ले ली बुक और सब ने? अच्छा, ले ली, गुड, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए थी। चलो लिखो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में, एक समय में एक से अधिक यूजर्स कार्य कर सकते हैं। एक से अधिक यूजर्स कार्य कर सकते हैं। यूजर्स कार्य कर सकते। उदाहरण लिख लो यूनिक्स। ये देखो उदाहरण लिखो यूनिक्स, लाइनक्स, ये लिखे हुए हैं ना। चाहो तो ऐसे लिख सकते यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज सर्वर, ये सब के सब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब के सब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलो, अब इसका मतलब समझो। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब है कि दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे आते हैं जिनमें एक यूजर ही काम कर पाता है। जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल यूजर है। इसमें एक बार में एक ही यूजर काम कर पाएगा और कोई नहीं। आप ही काम कर पाओगे। जब आप आपके मोबाइल में काम करोगे तो और कोई और यूज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक बार में एक ही यूजर काम करे उन्हें कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग।
पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कई लोग मिलकर एक साथ सिस्टम पे काम करते हैं, है ना, जैसे वैज्ञानिक वगैरह रिसर्च करते हैं, तो वो एक ही कंप्यूटर में पूरी टीम काम करती रहती है। तो वो एक साथ एक कंप्यूटर में काम कब कर सकती है? जब उस कंप्यूटर में कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो? मल्टी यूजर। सिंगल यूजर होगा तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे इसरो हुआ, डीआरडीओ हुए, सीएसआईआर हुआ, नासा हुआ, ये लोग एक ही कंप्यूटर में 40-40 लोग काम करते हैं। तो 40 लोग काम क्यों कर पाएंगे? क्योंकि उनमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे लाइनक्स, यूनिक्स। ये समझ में आ गया? तो ये पहला हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि एक यूजर काम कर सकता है कि एक से ज़्यादा। अगर एक कर सकता है तो वो सिंगल यूजर है, जो आपके सबके मोबाइल में है। अगर भूल जाओ तो खुद के मोबाइल का लिख लेना एग्जाम्पल, ऐसा मत लिख देना उदाहरण मेरा मोबाइल, मतलब जो तुम्हारे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिखना है। और अगर एक से ज़्यादा यूजर काम करें तो मल्टी यूजर। अब अगला लिखो डिवाइस के आधार पर। अगला लिखो डिवाइस के आधार पर। अगला लिखो डिवाइस के आधार पर। डिवाइस के आधार पर, तो डिवाइस के आधार पर का मतलब है वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस डिवाइस में है ना। तो पहला लिखो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस के आधार में पहला टाइप लिखो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सब बच्चों को टाइम से आना है ना, ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन में भी लेट आते हैं ना, ऑनलाइन तो वहीं सो के टाइम से आ सकते हैं। लिखो इसमें, यह ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए डिजाइन किया जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए डिजाइन किया जाता है। डिजाइन किया जाता है। चलो उदाहरण लिख लो इसके, क्या क्या होंगे? क्या होंगे? जितने तुम्हारे मोबाइल में सब लिख लो, क्या क्या हो सकता है? एंड्रॉयड, आईओएस और विंडो। विंडो फोन लिखना, विंडो अकेले लिखोगे तो कंप्यूटर पे चला जाएगा। विंडो फोन, तो एंड्रॉयड, आईओएस और तीसरा लिखो विंडो फोन। तीसरा लिखो विंडो फोन, आईओएस, विंडो फोन। ठीक है, तो विंडो करके फोन लिख देना है ना, क्योंकि विंडो लिखोगे तो वो कंप्यूटर का ओएस हो जाएगा। पर विंडो फोन आता है ना, नोकिया ने सबसे पहले निकाला था विंडो। चलो दूसरा लिखो डेस्कटॉप ओएस। अगला लिखो डेस्कटॉप। लिखो यह कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए डिजाइन किया गया है। यह कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए डिजाइन किया गया है। यह कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण लिखो विंडो। ठीक है, अगर केवल विंडो बोलें तो डेस्कटॉप, विंडो फोन बोल दे तो फोन। डेस्कटॉप, वो उदाहरण लिखो विंडो ऑब्लिक मैक ओएस, MAC, ये हिंदी में मैक लिख दो, है ना। जो आईफोन के लैपटॉप होते हैं जिन्हें अपन मैकबुक बोलते हैं ना, आईफोन के लैपटॉप को मैकबुक बोलते हैं क्योंकि उसमें कौन सा ओएस होता है? मैक ओएस होता है ना। तो आईफोन में जो लैपटॉप होता है उसमें मैक ओएस होता है, उसको लैपटॉप नहीं बोलते, वो लोग मैकबुक बोलते हैं। ठीक है, चोचले अमीरों के, है ना, और कुछ नहीं, तो मैकबुक बोलते उससे। ठीक है, चलो, है वो लैपटॉप ही है ना। चलो तीसरा एम्बेडेड ओएस। एम्बेडेड ओएस, एम्बेडेड ओएस, एम्बेडेड ओएस, एम्बेडेड ओएस, एम्बेडेड ओएस। देखो एम्बेडेड का मतलब होता है किसी के अंदर धसा हुआ। एम्बेडेड एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है धसा हुआ। तो जब मशीनें आती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से चलती है ना, जैसे टेस्ला की गाड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम से चलती होगी। बहुत बड़ी बड़ी जैसे AC, अब एडवांस AC, फ्रिज, ये सब आ गए, ये भी क्या है, पूरा कंप्यूटराइज हो गई है। तो जो मशीनों में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं उन्हें कहते हैं एम्बेडेड। लिखो यह है
अत्याधुनिक मशीनों, यह अत्याधुनिक मशीनों जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कार, आदि के लिए डिजाइन किया जाता है। अरे अपने मन से लिख दो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, जो लिखना हो, आदि के लिए डिजाइन किया जाता है। उदाहरण लिख लो, FreeRTOS QNX, उदाहरण लिख लो इसके एम्बेडेड के, FreeRTOS और QNX, FreeRTOS और QNX, ये सब मशीनों के OS है ना। FreeRTOS और QNOX। अब तीसरा वर्गीकरण लिखो, FreeRTOS और QNX, ठीक है। तो पहला हमने देख लिया यूजर कितने हैं, एक है तो सिंगल और एक से ज़्यादा है तो मल्टी। जो आप सब यूज करते हो वो सब सिंगल यूजर है और लाइनेक्स, यूनिक्स मल्टी यूजर है। दूसरा पढ़ा किस डिवाइस में है, मोबाइल में है तो मोबाइल डिवाइस, डेस्कटॉप में है तो डेस्कटॉप डिवाइस, और मशीनों में है तो एम्बेडेड, क्योंकि धसा हुआ मतलब मशीनों में धसा हुआ। अब अगला जो हमें वर्गीकरण करना है वो लिखो संसाधनों के प्रबंधन के आधार पर। अगला लिखो संसाधनों के प्रबंधन के आधार पर, संसाधनों के प्रबंधन के आधार पर, संसाधनों के, जो कल फ्लो चार्ट बनवाया था ना बेटा, वही से ना, संसाधनों के प्रबंधन के आधार पर, संसाधनों के प्रबंधन के आधार पर। अब इसका मतलब ये देखना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से संसाधन यूज करता है। तो संसाधन क्या हो सकता है, हार्डवेयर हो सकते हैं, संसाधन क्या हो सकते हैं, मेमोरी हो सकती है, संसाधन क्या हो सकते हैं, सीपीयू, यही तो होगा एक कंप्यूटर में। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से संसाधनों का उपयोग करता है, ठीक है। तो कौन सा, इसमें पहला लिखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला लिखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला लिखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो अब चलो बैच का मतलब क्या था, मैं कहूँगा अगर ये बैच सबसे शानदार है, अगर कोई टीचर से बोलता है बैच बहुत शानदार है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, कि ये बैच, इससे अच्छा कोई बैच नहीं आया, ऐसे बोलते हैं। तो क्लास में भी 11वीं-12वीं में सुना होगा, बार बार सर कहते होंगे कि भैया अब तक का सबसे अच्छा बैच है, ऐसा बैच है। तो बैच का मतलब होता है गुच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं ना, उन सबको ही तो मिला के बैच बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट को थोड़ी बैच बोलते। तो बैच मतलब होता है समूह है, तो बैच का मतलब समझ गए, समूह। अब समूह का मतलब क्या है, देखो क्या होता था, पहली और दूसरी पीढ़ी है ना, जब अपन कंप्यूटर पढ़ लेंगे तो पीढ़ियां पढ़ेंगे, पीढ़ियां। तो पहली और दूसरी पीढ़ी के जब कंप्यूटर बने तो उस समय ना तो मॉनिटर था ना कीबोर्ड था, अपन पीढ़ियां पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो ना मॉनिटर था ना कीबोर्ड था, ना तो तुम इनपुट दे सकते थे ना मॉनिटर से आउटपुट ले सकते। इनपुट के लिए आज क्या हो गया, कीबोर्ड, और आउटपुट के लिए क्या हो गया, मॉनिटर। ये दोनों थर्ड जनरेशन से आए हैं, तृतीय पीढ़ी से। इसके बाद ना तो पहली पीढ़ी में इनकी सुविधा थी ना दूसरी। तो पहले पंच कार्ड चलते थे, पंच कार्ड मतलब ऐसा कार्ड होता था, उसको पंच कर देते थे, और जिस हिसाब से पंच करते थे वही इनपुट है। पंच करने का तरीका अलग होता था, कहाँ कैसे पंच करना है, तो वो पंच कार्ड कंप्यूटर में डालते थे, वही इनपुट था, और कार्ड के रूप में ही आउटपुट आता था। तो पहले वही पंच कार्ड इनपुट थे, वही पंच कार्ड आउटपुट थे, क्योंकि ना तो इनपुट के लिए कीबोर्ड था ना आउटपुट के लिए मॉनिटर था। समझ गए, ये कब की बात हो रही, पहले और दूसरी पीढ़ी की, पहली और दूसरी, क्योंकि इसके बाद तो मॉनिटर कीबोर्ड आई गए तीसरे से, पर तीसरा चौथा भी पांचवा चल रहा, कीबोर्ड मॉनिटर है, अभी कभी नहीं हटेंगे। कीबोर्ड मॉनिटर हट ही नहीं सकते, चाहे छठवीं हो जाए चाहे सातवीं, स्क्रीन तो व्यक्ति को चाहिए ना देखने के लिए, ये हर पीढ़ी में अब रहेंगे। तो शुरुआत की दो पीढ़ियों में, पहली और दूसरी में पंच कार्ड चलते थे ना। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना पहले, वो क्या करते थे, एक साथ अलग अलग काम नहीं कर पाते, इतनी क्षमता नहीं थी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में
कि वो अलग अलग काम एक साथ कर लें, पर उनमें इतनी क्षमता थी कि वो एक जैसे काम एक साथ कर लें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आज ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर खोल लो तो क्या अलग अलग विंडो में अलग अलग काम खोल सकते हो और मिनिमाइज कर करके रख लो? ऐसा हो सकता है ना कि एक में गाने चल रहे हैं, एक में टाइपिंग चल रही है, एक में व्हाट्सअप खोल दिया, एक में मेल खोल लिया। तो आज का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, मल्टीटास्किंग है, एक साथ। पहले नहीं होते थे, पहले इतने अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते थे, पर वो इतने थे कि एक जैसे काम तो कर ही सकते थे। तो उसमें होता क्या था, पहले जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े थे, महंगे थे, और पर्सनल कंप्यूटर नहीं आते थे, कमरे के साइज या बहुत बड़े बड़े साइज के थे, महंगे आते थे, और बिजली भी बहुत लगती। तो पहले जो इंजीनियर होते थे वो पर्सनल कंप्यूटर नहीं रखते थे क्योंकि महंगे आते हैं। बातें सब समझ में आ रही? जैसे आज सर्वर नहीं रखते, जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं, ये सारे वीडियो हम किसी और से सर्वर किराए पे लेते हैं। सर्वर मतलब स्टोरेज, बहुत महंगे आते हैं, करोड़ों के कंप्यूटर्स आते हैं सर्वर, ठीक है, या कई लाखों, 50 लाख 60 लाख, कौन इतने इन्वेस्ट करे शुरुआत में। तो सर्वर जो होते हैं ना, कोई भी कोचिंग नहीं खरीदती क्योंकि बहुत महंगे आते हैं। आज के समय की बात कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी बड़ी सी बड़ी कोचिंग वालों, कोई भी बड़ी सी बड़ी कोचिंग भी होगी ना, जैसे फिजिक्स वाला, लाखों बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं, इतने लाखों बच्चे हैं, साल का 200-400 करोड़ कमाते हैं, फिर भी खुद का सर्वर नहीं रखते। ये क्या करते हैं, स्टोरेज किराए पर लेते हैं, अपने सारे वीडियो किसी और को देते हैं रखने के लिए। हम लोग भी किराए पर देते हैं, उसका हर महीने किराया देते हैं, ठीक है, क्योंकि महंगे आते हैं। ऐसे उस समय कंप्यूटर महंगा आता था, आज तो कंप्यूटर सस्ता आ गया, सब लोगों ने रख लिया, लैपटॉप मोबाइल, पर पहले तो महंगे आते थे। तो लोग क्या करते थे, कंप्यूटर वाले के पास जाते थे और अपने पंच कार्ड लेके जाते थे, और पंच कार्ड के भाई साहब ये इनपुट ले लो, इसका हमें आउटपुट दे देना। तो ऐसे जितने इंजीनियर होते थे वो कंप्यूटर वालों के पास जाते थे। तो मान लो 50 इंजीनियर, 100 इंजीनियर एक कंप्यूटर वाले पे गए, इंजीनियर तब भी बहुत सारे होंगे, कंप्यूटर एक आधी लोगों के पास होगा, कंपनी बड़ी बड़ी जो रखते होंगे, तो पंच कार्ड ले जाते थे। अब इनमें से जिनके जिनके पंच कार्ड के इनपुट एक जैसे हैं, उनका बैच बनाया जाता था। जैसे मेरा इनपुट, किसी का इनपुट, किसी का इनपुट एक जैसे हो गए, तो उन सब के एक जैसे लिए और डाल दिए, तो एक जैसे इनपुट का बैच बनता था। बैच मतलब समूह, और वो पूरा बैच कंप्यूटर में डाला जाता था। तरीका समझ में आ गया? तो अलग अलग काम तो नहीं कर पाएगा, पर एक जैसे काम तो कर लेगा। जब इतने सारे इंजीनियर अपने पंच कार्ड लेके जाएगा, तो उनमें से कईयों के पंच कार्ड एक जैसे भी तो होंगे, नहीं होंगे, एक जैसा इनपुट हो सकता है। तो पहले जो ऑपरेटर होता था वो सारे इंजीनियर के वो पंच कार्ड छांट लेता था जो एक जैसे, उनका एक बैच बनाता था और डाल देता था, क्योंकि वो एक साथ प्रोसेसिंग हो जाती थी। वो प्रोसेसर एक जैसे इनपुट की प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे देता था। तो इकट्ठे मान लो 50 पंच कार्ड डाल दिए एक जैसे, तो एक साथ 50 पंच कार्ड मिल भी जाते थे। तो रिसोर्स का मैनेजमेंट हुआ कि नहीं? हम एक एक करके पंच कार्ड डालते, इससे अच्छा एक जैसे 50 डाल दो ना, एक जैसे, अलग अलग नहीं हो सकते, एक जैसे। प्रोसेस समझ में आ गई? जैसे मैं उसे ले गया 5 काम कराने, आप ले गए 10 काम कराने, तो आपका और मेरा एक काम सिमिलर हो गया, तो वो 2 पंच कार्ड एक साथ डाल देगा और एक साथ उनकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। और इससे क्या होगा, रिसोर्स की बचत हो जाएगी, क्योंकि एक साथ ही सीपीयू दोनों काम कर रहा है। ये तरीका समझ में आ गया? इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? बैच ऑपरेटिंग। बैच क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पंच कार्ड का बैच बनता था, समूह, ठीक है। अगर फोटो होगी, हाँ ये है, जैसे ये होते थे कंप्यूटर और इनमें पंच कार्ड डाले जाते थे। तो ये पुराने जमाने के कंप्यूटर है, महंगे आते थे। लिखो, ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर? चलो लिखो। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में समान इनपुट वाले पंच कार्ड का बैच बनाया जाता था। समान इनपुट वाले पंच कार्ड का बैच, ब्रैकेट में चाहे समूह लिख देना समझने के लिए, है ना, बैच बनाया जाता था ताकि
प्रोसेसर एक साथ सभी पंच कार्ड की, ताकि प्रोसेसर एक साथ सभी पंच कार्ड की प्रोसेसिंग कर सके। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है? ताकि सभी पंच कार्ड की प्रोसेसिंग एक साथ की जा सके, एक साथ की जा सके। तो इससे रिसोर्स मैनेज हुए कि नहीं हुए, समझ में आ गया? उदाहरण लिख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम का IBM का OS 370 लिखना, 60 मत लिखो, OS 370। OS 370 IBM कंपनी ने एक बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम 370, ठीक है, 370। और ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये बैच। तो बैच वाला समझ में आ गया, इसमें ग्रुप बनता था, इससे भी रिसोर्स मैनेज होते थे। चलो अगली हेडिंग डाल दो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला लिखो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लिखो। इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन एक लाइन अब समझो, है ना, जानबूझ के एक लाइन लिखा दी, अब इसको समझो ध्यान से। जैसे अगर प्रोसेसर बहुत फास्ट हो, है ना, सबसे अच्छा उदाहरण किचन में मम्मी, अगर मम्मी बहुत तेज खाना बनाती है तो वो रोटी बेल देगी, जो सेंक रहा होगा वो सेंक नहीं पाएगा, तब तो रोटी बेल जाएगी। तो क्या मम्मी के पास अब टाइम बचा, सब्जी काट दें, सब्जी कट गई तो दूध उबाल दें और भी काम कर लें। तो जब प्रोसेसर बहुत तेज होता, लाइक मम्मी इन किचन, जब प्रोसेसर बहुत तेज होता ना, तो एक साथ कई काम कर देता। ऐसा होता है कि पापा को ऑफिस जाना, उन्हें चाय भी चाहिए, अपन को स्कूल जाना तो अपन को पराठा भी चाहिए, है ना, और किसी को कुछ चाहिए, सब बन के एक साथ तैयार हो जाता है। तो जब प्रोसेसर क्या बहुत तेज होता है ना, तो हर काम को थोड़ा थोड़ा टाइम दे देता है, तो अपना टाइम शेयर कर लेता है। थोड़ा टाइम चाय बनाने में, थोड़ा टाइम पराठा बनाने में, थोड़ा हो सकता है गाजर का हलवा बन रहा हो। तो प्रोसेसर बहुत तेज होगा तो टाइम शेयर कर देगा, समझ रहे हो, उसके पास टाइम है तो क्या करेगा, थोड़ा टाइम इस काम को, थोड़ा टाइम इस काम को। तो ऐसा प्रोसेसर जो बहुत तेज होता है, और बहुत तेज होने की वजह से हर फाइल की प्रोसेसिंग को थोड़ा थोड़ा टाइम दे सके, उसे क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग, क्योंकि टाइम शेयर कर रहा है। और चूंकि टाइम शेयर करके एक साथ कई टास्क कर लेता है, इसलिए इसको और भी क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। तो ये समझ में आ गया टाइम शेयरिंग को मल्टीटास्किंग क्यों कहते हैं, आया समझ में कि नहीं? क्योंकि वो थोड़ा सा फास्ट है तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम शेयर कर देता है। जब तक ये प्रोसेस हो रहा तब तक ये कर रहा, जब तक चाय उबल रही तब तक कुछ और कर दो, इस तरह से लिखो। इसमें प्रोसेसर, इसमें प्रोसेसर अत्यंत तीव्र गति से कार्यों का निष्पादन कर सकता है, कार्यों का तीव्र गति से निष्पादन कर सकता है, निष्पादन कर सकता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार सीपीयू का प्रबंधन करता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू या प्रोसेसर, जो लिखना हो एक ही बात है, सीपीयू या प्रोसेसर का इस प्रकार, क्या लिखा अपन ने, इस प्रकार से सीपीयू का प्रबंधन करता है। सीपीयू प्रबंधन ही लिखा ना, इस प्रकार से सीपीयू का प्रबंधन करता है कि, इस प्रकार से सीपीयू का प्रबंधन करता है कि वह एक साथ कई फाइलों को प्रोसेस कर सके, कई अलग अलग फाइलों लिख देना, कई अलग अलग फाइलों,
ना, कईयों को तो बैच भी करता ना एक साथ कई फाइल को, तो समझ में नहीं आएगा। कई अलग अलग फाइलों, इससे समझ में आ जाएगा मल्टीटास्किंग है। कई अलग अलग फाइलों को प्रोसेस कर सकता है, कई अलग अलग फाइलों को प्रोसेस कर सकता है। चलो उदाहरण लिख दो, यूनिक्स। उदाहरण लिखो यूनिक्स। पढ़ा था ना, मल्टी यूजर वगैरह भी था, एक साथ कई काम कर लेता था। तो ये हो गया आपका टाइम शेयरिंग। तो क्या ये भी मैनेजमेंट करने में मदद कर रहा है? ठीक है, चलो अगला टाइप लिखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लिखो इसमें, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लिखो। इसमें फाइलों का एग्जीक्यूशन या निष्पादन, फाइलों का निष्पादन या एग्जीक्यूशन बिना किसी विलंब के, बिना किसी विलंब के किया जाता है, बिना किसी विलंब के किया जाता है। देखो जो हेडिंग बनाई है ना, उसके नीचे से लिखना है, जो हेडिंग बनाई उसके नीचे से लिखना है, फिर अगली लाइन लिखना है ना, उसके सामने नहीं किया जाता। अब इसको समझो, देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जो भी इनपुट है, अब आउटपुट चाहे सही जाए या खराब जाए पर तुरंत जाना है। कई बार क्या होता है, फाइल कैसे प्रोसेस हो रही है मतलब नहीं, फाइल कितने जल्दी, रियल टाइम मतलब तत्काल। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग क्या मतलब होता है कि हम तुरंत आए और तुरंत सबको लाइव दिखना चाहिए। हम जो यहाँ बोल रहे हैं वो लाइव सबको दिखना चाहिए। जैसे मान लो अगर ये वीडियो यूट्यूब पे लाइव जाता तो मैं यहाँ बोलता, वहाँ यूट्यूब पे पहुँच जाना चाहिए। कई बार होता है तुरंत एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ एग्जीक्यूट सही करो गलत करो उतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे वीडियो गेम। वीडियो गेम में भी क्या है कि मैं यहाँ बटन दबाऊं और वहाँ तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। पता चला किसी ने मेरा जो प्लेयर उस पर गोली चलाई और मैं प्ले कर रहा हूँ, उसको गोली वोली लग गई, तब जाके वो हाथ पैर चला रहा है, तो मतलब ही क्या हो। तो कई बार क्या होता है, तुरंत काम करने की जरूरत होती है, और उस समय क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उदाहरण जैसे लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो गेम में, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो गेम में, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो गेम में, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो गेम में। उदाहरण लिख लो ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये उदाहरण नहीं लिखो, ये तो बताए कहाँ लगता है। उदाहरण लिखो ऑपरेटिंग सिस्टम का, VxWorks। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज होता है ये लिखवाया, जैसे वीडियो गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग। पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लगता है, तो एक VxWorks और एक RT Linux, रियल टाइम लाइनेक्स। RT लिखा ना, रियल टाइम लाइनेक्स, तो RT Linux मतलब रियल टाइम लाइनेक्स। क्लियर? तो VxWorks और रियल टाइम, ये क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलो ये हो गया। अब चौथा और लास्ट लिखो। चौथी हेडिंग क्या डाली थी क्लासिफिकेशन की, कार्य के आधार पर। लिखो कार्य के आधार पर। अगला वर्गीकरण लिखो, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर लिखो। पहला लिखो नेटवर्क OS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला टाइप लिखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लिख लिया? चलो देखो, अभी इंटरनेट जब पढ़ेंगे तब हम नेटवर्क को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर भी नेटवर्क का मतलब समझो। एक लाइन सुनी कि भाई का नेटवर्क तगड़ा है, ऐसा सुना है? क्या है इसका मतलब, क्या है, क्या इसका मतलब? ये लाइन सुनी कि नहीं सुनी? अरे भाई अपने नेटवर्क बहुत तगड़े हैं, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है जान पहचान। नेटवर्क का मतलब होता है संबंध, कि आपके उस इलाके में कितने लोगों से जान पहचान दोस्ती यारी है, उसी को नेटवर्क कहते हैं। और संबंध बनाने, दोस्ती बनाने, जान पहचान बनाने की प्रोसेस को नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग। इसलिए उन सब वेबसाइट को सोशल नेटवर्किंग साइट कहते हैं जहाँ जान पहचान, जैसे फेसबुक सोशल नेटवर्किंग, वहाँ फ्रेंड्स ही तो बनते हैं, फेसबुक फ्रेंड कितने बन गए, इंस्टा, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो नेटवर्क का मतलब होता है आपके संबंध कितने हैं, और नेटवर्किंग का मतलब है आपके संबंध बनाने की प्रोसेस। जैसे आप लोग क्लास में आए और जान पहचान आपस में हो गई, तो ये क्या है, नेटवर्किंग। और आपका नेटवर्क और बढ़ गया, क्योंकि आप गांव में जहाँ से वहाँ भी आपके दोस्त थे, अब इंदौर में भी हो गए, तो आपका नेटवर्क और बढ़ गया, अब ज़्यादा दोस्त हो गए। तो जितने ज़्यादा दोस्त होंगे नेटवर्क उतना ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसी कंप्यूटर भी एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिना जान पहचान के वो फाइल शेयर ही नहीं कर पाते। जैसे आपको लैपटॉप और उसमें मोबाइल, तो आपको कोई चीज़ मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफ़र करनी है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, या तो डेटा केबल लगा दो, दोनों में नेटवर्क बन जाएगा, जान पहचान। जैसे ही आप नेटवर्क लगाओगे, पूछेगा ये कौन है, तो अपन क्लिक करते हैं, अपना ही है, टेंशन मत लो, ऐसा बोलता है ना, पूछता है। या फिर क्या करो, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो। पहले मोबाइल किससे कनेक्ट कर लेते थे, ब्लूटूथ से, तो जोड़ते थे, नेटवर्क बनाते थे, है ना। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क बनाने में मदद करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क बनाने, कॉमा नेटवर्क का प्रबंधन करने, नेटवर्क का प्रबंधन करने तथा नेटवर्क में कंप्यूटर्स के मध्य, नेटवर्क में कंप्यूटर्स के मध्य संचार स्थापित करने में, नेटवर्क्स के मध्य संचार स्थापित करने में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, चलो उदाहरण लिख लो ऑपरेटिंग सिस्टम के। विंडोज सर्वर, ये कहीं और भी पढ़ा था, विंडोज सर्वर मल्टी यूजर में, हाँ मल्टी यूजर भी है और नेटवर्क भी है। विंडोज सर्वर और दूसरा नोवेल नेटवेयर, नेटवर्क है इसलिए नेटवेयर। तो विंडोज सर्वर और नोवेल नेटवेयर, नोवेल नेटवेयर, ठीक है, नोवेल नेटवेयर। नेटवेयर का मतलब ही नेटवर्क वाला सॉफ्टवेयर, तो नेटवर्क वाले सॉफ्टवेयर को ही बोलेंगे नेटवेयर। ये हो गया आपका पहला फंक्शन। तो इसका फंक्शन है नेटवर्क बनाना, मैनेज करना। दूसरा लिखो डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला लिखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो इसको समझते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि अगर बहुत सारे सिस्टम हैं और हमें इनको इस तरह से कनेक्ट करना है कि ये एक सिस्टम जैसे काम करें, मतलब ऐसा लगे ही नहीं कि चार अलग सिस्टम है। बात समझ में आ गई? हम इन सब का इस तरह से इस्तेमाल करें कि एक जैसे से हमें लगे, अगर मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो इस पे काम करते समय इस पे और इस पे किसी से भी कोई भी फाइल ले सकता हूँ, कहीं पर भी काम कर सकता हूँ, किसी भी रैम का यूज कर सकता हूँ। तो जैसे दो दोस्त हैं, इतनी ज़्यादा दोस्ती है कि अंतर ही नहीं, जो जैसा है वैसे ही। ऐसा कहते हैं यार मेरे लिए ये ऐसा है वैसे ही है, हम दोनों में कोई अंतर ही नहीं। तो कंप्यूटर्स में इस तरह से बॉन्ड बनाना या कंप्यूटर को इस तरह से मैनेज करना कि वो पूरा कंप्यूटर का ग्रुप अलग अलग कंप्यूटर की तरह ना, एक कंप्यूटर की तरह बिहेव करे। बात समझ में आ गई?
4 कंप्यूटर हैं पर चारों की फाइल आप कभी भी यूज कर पा रहे हो, चारों का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे भी यूज कर पा रहे हैं, चारों का रैम कैसे भी यूज कर पा रहे हैं, और एक कंप्यूटर से आपको दूसरे कंप्यूटर पर जाने की भी जरूरत ही नहीं। तो जब आप कंप्यूटरों के अलग अलग समूह को एक कंप्यूटर जैसा या 50 कंप्यूटर के समूह को एक कंप्यूटर जैसा चला रहे, आपको लग ही नहीं रहा कि ये अलग अलग लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे डिसिप्लिन्ड आर्मी, जब कोई सेना बहुत अनुशासित होती है तो ऐसे लगते ही नहीं 500 लोगों को, ऐसा लगता है एक, उनका राइट पूरे राइट हो गए, उनके लेफ्ट पूरे राइट, तो ऐसा लग रहा है एक आदमी को ऑर्डर दे रहे हैं, जबकि है क्या, पूरी एक सेना। तो जब पूरा ग्रुप इस तरह से काम करे कि एक कंप्यूटर जैसा बिहेव हो जाए, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर को भी एक जैसा कर दे। बात समझ में आ गई? तो जब अपन को कई कंप्यूटरों के ग्रुप से एक साथ काम करवाना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि वो सारे कंप्यूटर हमारे अकॉर्डिंग काम करें, एक जैसा बिहेव करें। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड। लिखो, यह ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स के समूह को, कंप्यूटर्स के समूह को इस तरह प्रबंधित करता है, इस तरह प्रबंधित करता है कि वह पूरा समूह, कि वह पूरा समूह एक सिस्टम की तरह व्यवहार करने लगता है, कि वह पूरा समूह एक सिस्टम की तरह व्यवहार करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक समूह एक सिस्टम जैसा बिहेव करता है। एग्जाम्पल लिख लो, अमीबा और प्लान 9। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण लिख लो, अमीबा और प्लान 9। अगला है अमीबा और प्लान 9, अमीबा और प्लान 9, अमीबा और प्लान 9। चलो अगला लिखो, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाउड, क्लाउड का नाम सुना होगा, अब तो आप लोगों के मोबाइल में फैसिलिटी है। क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझो। क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब, क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड का मतलब एक रिमोट सर्वर, रिमोट मतलब होता है दूर। रिमोट एक इंग्लिश वर्ड है पर आजकल इतना कॉमन हो चुका है, ठीक है। रिमोट का मतलब होता है हिंदी में दूरस्थ, पर आजकल रिमोट ही लिख देते हैं, और कई बार ऐसे लिख देते रिमोट विलेज, दूरस्थ के गांव। तो रिमोट आजकल अपन रिमोट टीवी के रिमोट को भी क्या बोलने लगे? रिमोट, क्योंकि दूर से ही काम चला लेते। पहले क्या टीवी में वही जाते थे, ऑन करते थे, ऑफ करते थे, अब दूर से, रिमोट मतलब दूर से। तो रिमोट अपने पास आ गया। तो क्लाउड का मतलब होता है एक रिमोट सर्वर, रिमोट मतलब दूर, सर्वर मतलब कोई कंप्यूटर जिसके आप संसाधन मंगा सको। जैसे आपके मोबाइल की मेमोरी खत्म, कोई दिक्कत नहीं, सर्वर की मेमोरी ले लो, अपनी फोटो उसमें डाल दो। आपके पास रैम कम पड़ रही, उससे ले लो। आप उस क्लाउड सर्वर से कोई भी सर्विस ले सकते हो, बस पेमेंट उस हिसाब से देनी पड़ेगी। अगर मेमोरी यूज करनी है तो उस हिसाब से, रैम यूज करना तो उस हिसाब से, कुछ भी यूज करना है उस सर्वर को किराया देकर आप कुछ समय के लिए यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं क्लाउड। और अपने सिलेबस में लास्ट में बिल्कुल लिखा हुआ सिलेबस में, तो क्लाउड पढ़ेंगे, क्लाउड हर साल आता भी है। तो क्लाउड ओएस समझ गए? तो ऐसे सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, ऐसे सर्वर जो क्लाउड है, उन सर्वर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है वो कौन सा होता है? क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने भी क्लाउड कंप्यूटर होते हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लिखो, इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट की मदद से संसाधन उपलब्ध कराने वाले कंप्यूटर, संसाधन उपलब्ध कराने वाले रिमोट कंप्यूटर, संसाधन उपलब्ध कराने वाले
रिमोट कंप्यूटर, रिमोट समझ गए क्या है मतलब? दूर में है, जो पास में भी नहीं है। रिमोट कंप्यूटर क्लाउड कहलाते हैं। रिमोट कंप्यूटर्स क्लाउड कहलाते हैं। रिमोट कंप्यूटर्स क्लाउड कहलाते हैं। इन क्लाउड कंप्यूटर को प्रबंधित करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, इन क्लाउड कंप्यूटर्स को प्रबंधित करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इन क्लाउड कंप्यूटर्स को प्रबंधित करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ओएस लिख देना ना, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार नहीं लिखो, को प्रबंधित करने वाले ओएस क्लाउड ओएस कहलाते हैं। उदाहरण लिख लो, गूगल क्रोम ओएस, गूगल क्रोम ओएस। अगर अकेला गूगल क्रोम लिखोगे तो वेब ब्राउजर है, पर गूगल क्रोम ओएस, गूगल क्रोम ओएस। अगला उदाहरण लिखो, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्रोम ओएस और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। चलो एज्योर, चलो ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण। तो 7 मार्कर में एक क्वेश्चन लिख लो, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण करें। ये 7 मार्कर क्वेश्चन लिखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण करें, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण करें। ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो आज का थोड़ी सी खबरें देखते हैं। आज से आप लोगों की, आज तो चलो कम 1.5 घंटे होगी, कल से भूगोल